इस वक्त दुनिया में बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्या उस लिस्ट में अब एक और कॉन्फ्लिक्ट का नाम जुड़ने जा रहा है? जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चाइनीज मिलिट्री के द्वारा एक जर्मन रिकॉनेजेंस एयरक्राफ्ट पर लेजर अटैक किया गया है। जर्मनी की तरफ से जब से ये एक्यूज किया गया है चाइना को लेकर, तब से इन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। बेसिकली जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि उनका एक मिशन चल रहा था ईयू के नेतृत्व में। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, उसके नेतृत्व में एक मिशन चल रहा था जो कि रेड सी में चल रहा था। इसी दौरान जर्मनी के एक रिकॉनेजेंस एयरक्राफ्ट के ऊपर चाइनीज मिलिट्री के द्वारा लेजर अटैक किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो टेंशन थी वो बढ़ गई और जर्मनी ने जो चाइना के एम्बेसडर जर्मनी में है उनको सम्मन किया और उनसे ये सीधा सीधा कहा कि ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस जर्मन एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया है वो एक मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म है, यानी कि एमएसपी है, जिसका यूज रिकॉनेजेंस पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि ये एक टोही विमान है। और ये जो मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म है ये एस्पाइड्स ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था और इस एस्पाइड्स ऑपरेशन को लीड कर रहा है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि जो रेड सी का सदर्न पार्ट है वहाँ पर यमन बेस्ड जो हूती मिलिटेंट्स हैं वो लगातार अटैक करते रहते हैं और ये जो रेड सी है ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट का पार्ट है और ये जो यमन बेस्ड हूती मिलिटेंट्स हैं ये लगातार यहाँ पर अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये रूट बाधित होता है और ये रिस्क पर होता है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्पाइड्स ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो कि ईयू के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था और जिसका उद्देश्य ये था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इस रीजन में इंश्योर किया जाए। इस एस्पाइड्स ऑपरेशन में जो देश कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें जर्मनी एक है। इसके अलावा बेल्जियम, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, इटली, लाटविया, नीदरलैंड और स्वीडन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी एस्पाइड्स मिशन के एक पार्ट के रूप में ये रिकॉनेजेंस एयरक्राफ्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था जब जो जर्मनी का क्लेम है कि चाइना की तरफ से उस पर लेजर अटैक किया गया। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो जर्मन पर्सनल है उनको खतरे में डालना और ये जो पूरा मिशन चल रहा है, एस्पाइड्स ऑपरेशन चल रहा है, इसमें जो है बाधा डालना, उसको डिसरप्ट करना, ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि इस पूरे इश्यू में जर्मनी की तरफ से एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं बताए गए हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किस जगह पर हुआ है, लेकिन जर्मनी की तरफ से ये बताया गया है कि उनका जो एयरक्राफ्ट था वो एक रूटीन मिशन पर था जिस समय ये चाइनीज मिलिट्री की तरफ से उस पर ये लेज़र अटैक किया गया है। जर्मनी का जो क्लेम है कि चाइना की तरफ से जो लेज़र अटैक किया गया है वो एक रिकॉनेजेंस एयरक्राफ्ट पर किया गया है। रिकॉनेजेंस एयरक्राफ्ट होता क्या है? देखिए, ये एक स्पाई प्लेन होता है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसे एरियल रिकॉनेजेंस परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एयरक्राफ्ट इमेजरी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करता है, यानी कि इसमें जो कैमरे लगे होते हैं वो वहाँ की फोटोग्राफी करते हैं। ये सिग्नल इंटेलिजेंस को भी कलेक्ट करता है। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट मेजरमेंट और सिग्नेचर इंटेलिजेंस को भी कलेक्ट करता है। अब जो नए एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं वो रियल टाइम सर्विलांस भी कर सकते हैं। हालांकि पुराने जो एयरक्राफ्ट्स होते थे वो जनरल इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे, रियल टाइम सर्विलांस वो नहीं करते थे। लेकिन अब जो नए एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं जिनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है वो रियल टाइम सर्विलांस को कैरी आउट कर सकते हैं। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो चाइनीज़ वॉरशिप है जिसके थ्रू चाइनीज़ मिलिट्री ने इस एयरक्राफ्ट पर लेज़र अटैक किया था, इस वॉरशिप से हमारा एनकाउंटर पहले भी इस रीजन में हो चुका है। लेकिन ये जो लेज़र अटैक वाला इंसिडेंट हुआ है इस दौरान चाइनीज़ वेसल की तरफ से ना तो कोई पहले प्रायर कम्युनिकेशन किया गया, ना ही कोई वार्निंग उनकी तरफ से इशू की गई। हालांकि इस अटैक के बाद हमने जो है अपनी फ़्लाइट जो थी उसे अबॉर्ट कर दी और एयरक्राफ्ट को सेफली हमारा जो बेस जिबूती में है वहाँ पर लैंड करा दिया गया है। यानी जर्मनी का ये तो दावा है कि चाइना की तरफ से लेज़र अटैक उस एयरक्राफ्ट पर किया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसे सेफली जिबूती में जो जर्मनी का बेस है वहाँ पर लैंड करा दिया गया है।
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार चाइना की मिलिट्री के ऊपर लेजर अटैक का आरोप लगाया गया है। चाइनीज मिलिट्री के ऊपर इसके पहले भी आरोप लग चुके हैं लेजर रिलेटेड कन्फ्रंटेशन को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से 2020 में ये कहा गया था कि गुआम के ऊपर जो इंटरनेशनल वाटर है वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी का एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, जिस वक्त चाइना की वॉरशिप की तरफ से उस एयरक्राफ्ट पर लेजर अटैक किया गया था। हालांकि इस क्लेम को भी चाइनीज मिलिट्री ने डिनाई किया था, लेकिन यूएसए ने कहा था कि चाइना की तरफ से यूएस के ऊपर ये लेजर अटैक किया गया था। तो इस तरीके से ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी लेजर अटैक में चाइनीज मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्लेम किया गया है। जर्मनी की तरफ से जो अभी क्लेम किया गया है चाइनीज मिलिट्री को लेकर, ऐसा ही क्लेम इसके पहले यूएसए की तरफ से भी किया गया था 2020 में। ये जो रिसेंट कन्फ्रंटेशन हुआ है, ये भले ही इसमें वेस्टर्न यूरोप का एक देश इन्वॉल्व है, उसके अलावा चाइना इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन हुआ है ये रेड सी के पास हुआ है। यानी कि भले ही ये जो दो देश शामिल हैं इसमें, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट ना हो, लेकिन ये कन्फ्रंटेशन मिडिल ईस्ट में ही हुआ है। और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है ऑलरेडी। ऐसे में ये एक नया कन्फ्रंटेशन होना, वो भी मिडिल ईस्ट में, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक चिंता का विषय है। और ख़ास बात यह है कि इसमें दो ऐसे देश इन्वॉल्व हैं जो अभी तक इस रीजन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें नहीं इन्वॉल्व थे। यानी कि इस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसका विस्तार हुआ है देशों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो। इस कॉन्फ्लिक्ट में दो ऐसे देश इन्वॉल्व हो गए हैं जो अब तक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे, और ये ऐसी जगह पर हुआ है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट का भी एक पार्ट है। ऐसे में अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। और चूंकि जर्मनी जो है वो एक नाटो मेंबर है, ऐसे में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा विस्तार नाटो की तरफ हो जाता है, जो कि अभी इस रीजन में इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होती है। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर कम करने की कोशिश होती है, या फिर दोनों ही देश इसमें और भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर सामने आते हैं। इस पूरे इशू पर जो भी अपडेट या फिर डेवलपमेंट होगी उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।